हेलो एवरीवन, आई एम लीना एंड आज के क्लास में हम एक नया मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑसिलेशंस। सो ऑसिलेशंस में पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब बार बार जब एक मोशन रिपीट होता है, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि सपोज लेट अस कंसिडर ये बच्चे को देखो, ये झूल रहा है राइट, प्लेग्राउंड में ये एक झूला झूल रहा है। अब झूला झूलने का प्रोसेस क्या होता है? पहला तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है, फिर अगर उसका दोस्त कोई आके उसको सपोज एक फोर्स दे दिया, पुल कर दिया, तब वो झूला आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो इस टाइप का मोशन करते रहता है एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। सो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट आप देखे रहोगे एक क्लॉक। सपोज एक क्लॉक का एक पेंडुलम रहता है, पहले के क्लॉक्स में पेंडुलम रहते थे, ठीक है। तो ये कैसा काम करता है? ये जो पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है ये पेंडुलम क्या करता है? अपना टू एंड फ्रो मोशन करता चला जाता है। सेम चीज है, आप देखे रहोगे आपकी जो घड़ी है, घड़ी में जो क्लॉक जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, वो भी मोशन करते जाते हैं, धीरे 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 वो विथ टाइम अपना रिपीट करते जाते हैं, तो उनका मोशन भी रिपीट होते जाता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? इट इज ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होते जाता है। नेक्स्ट देखो, imagine something that moves back and forth or repeats the same motion again and again. किसकी तरह? Like a swing, a clock's pendulum and the hands of a watch. Hands of a watch मतलब जो घड़ी में कांटा रहता है ना, hour hand and second hand, उसी को बोला गया है। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, राइट। अब पीरियोडिक मोशन का काम क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, कहाँ हम उसको देखते हैं? सो पीरियोडिक मोशन इज ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें पीरियोडिक मोशन देखने को मिलता है। फ्रॉम मशीन्स टू म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक में कैसे होता है? सपोज आपने देखा होगा गिटार, गिटार के पास एग्जांपल दिया मैंने, बस एक गिटार है, उसके पास स्ट्रिंग होता है, राइट। अब जब वो स्ट्रिंग को प्लग करके जब हम छोड़ देते हैं देन इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट अप एंड डाउन, जिसके वजह से वाइब्रेशंस होते हैं एंड उस वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। नेचर में होता है पीरियोडिक मोशन। नेचर में कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल रिपीटेटिव मोशन, आपका जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है साल में एक बार, राइट। देन नेक्स्ट ईयर और एक बार और एक चक्कर लगाता है, इस तरह से वो चक्कर लगाते जाता है। डन, ये एक रिपीटेटिव मोशन है एंड सो इट इज ए पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट योर ओन बॉडी। हमारे बॉडी में पीरियोडिक मोशन हम कहाँ देखते हैं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपना हार्ट बीट। जब हम मतलब पैदा हुए थे तब से मरने तक हार्ट ऑलवेज बीट करते रहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहता है, जिसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। सो engineers, scientists and doctors use this concept to design everything from watches and cars to heart monitors and sound systems. इसको यूज करके जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं ताकि इसको मॉनिटर कर सकें और डिफरेंट जगह पे यूज कर सकें, राइट। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पहला है जो प्लेग्राउंड स्विंग में जब एक बच्चा झूला झूलता है, जब हम सबने भी देखा रहेगा, है ना, तो वो क्या होता है, देखो उसका मोशन जो रहता है, पहले वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है, फिर धीरे धीरे वो इस तरह से झूलते रहता है। ये जो मोशन है दैट रिपीट्स इटसेल्फ। A swing at a playground goes forward and backward in a smooth and repetitive way. So it is a periodic motion.
नेक्स्ट क्या है देखो, एक क्लॉक पेंडुलम। एक क्लॉक पेंडुलम टिक्स लेफ्ट एंड राइट ओवर एंड ओवर। यहाँ पे जो पेंडुलम है वो लेफ्ट राइट टिक करते रहता है। So it is also a kind of periodic motion. Next, Earth revolving around the sun happens once every year like the clockwork. मतलब हर साल जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। So it is also a kind of periodic motion. Next है आपका क्या, हार्ट बीट, दैट इज जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लव डब, द एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन, राइट। तो ये क्या होता है, जो हार्ट बीट है वो बार बार हार्ट जो है वो पीरियोडिक मोशन करता है, यानी कि एक्सपैंड होता है, रिलैक्स करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, पीरियोडिक तो हमने समझ लिया, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन है जहाँ पे जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, बट ओनली अबाउट ए मीन पोजीशन या फिर सेंटर। मतलब सपोज ये सेंटर है तो सेंटर के अबाउट ही वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इधर उधर करने से वो ऑसिलेटरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ऑसिलेटरी मोशन is a type of motion in which an object moves to and fro, that is back and forth about a fixed point. ये ध्यान देने का है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट उसका मोशन होता है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए रेगुलर मैनर ओवर टाइम। मतलब एक रेगुलर इंटरवल में उसका मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या है देखो, सेम स्विंग वाला एग्जाम्पल ले लो। इसका सपोज ये बच्चा जो झूल रहा है, इसका एक सेंटर पोजीशन होगा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जब वो बच्चा रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोई आता है उसको पुल करता है, सपोज पीछे पुल कर दिया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो वो बच्चा क्या करता है, जो पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर आगे आता है, फिर वापस मीन पे जाता है, फिर पीछे जाता है। इस तरह का मोशन होते रहता है। अब ये जो मोशन है, मान लो दिस इज द मीन पोजीशन ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब क्या हो रहा है, इस बच्चे का जो मोशन है वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। राइट, अब ये हो गया। सो इमेजिन ए स्विंग इन द प्लेग्राउंड, व्हेन यू पुल इट बैक and let it go, it moves forward and then comes back and repeats the back and forth movement. वही होता है, जब पुल करते हैं छोड़ देते हैं, फिर वो अपना मोशन को रिपीट करता जाता है। सो दिस काइंड ऑफ मोशन मूविंग अगेन एंड अगेन अराउंड ए सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। सो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो देखो, ऑसिलेटरी मोशन का बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला समझते हैं पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। अब ये देखो, दिस इज ए पेंडुलम एंड ये उसका सेंटर पोजीशन है। जब आप पेंडुलम को देखे रहोगे जब वो स्विंग करता है, सो सपोज ये सेंटर पोजीशन को ओ ले लो, लेट दिस बी ए एंड लेट दिस बी बी। तो ये क्या होता है ना, जो पेंडुलम है वो इस तरह से मूवमेंट करता है, राइट, टू एंड फ्रो मोशन। कहाँ पे, किसके अबाउट पे, उसके मीन पोजीशन के अबाउट पे। सो पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, द पेंडुलम स्विंग्स लेफ्ट देन राइट देन बैक टू द सेंटर। पहले लेफ्ट को जाता है, ठीक है, फिर राइट को जाता है, फिर वो बैक टू द वापस सेंटर में आ जाता है। एंड ये जो मोशन है यही रिपीट होते जाता है। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ इन ए रेगुलर रिदम अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो सेंट्रल पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो पेंडुलम है वो एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, इस गिटार के पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, है ना। अब क्या करते हैं, जो गिटारिस्ट होते हैं, जो म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, ठीक है। जब आप प्लग करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट होने लगता है।
जो वो सेंटर या फिर अपना रेस्ट पोजीशन से वाइब्रेशन अप डाउन होने लगता है, तब वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं एंड उसी की वजह से हमें जो साउंड है वो सुनने को मिलता है. सो द वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, when you pluck a string, it moves rapidly up and down and the string vibrates back and forth from its resting position producing sound. तो इस तरह से गिटार से भी साउंड प्रोड्यूस होता है एंड वो एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होता है. सो नेक्स्ट इज, देखो, ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग. ऑफ कोर्स वो तो है ही ऑसिलेटरी, क्योंकि ये जो बच्चा है इसका जो मोशन है वो भी मीन पोजीशन के अबाउट है, राइट. मीन पोजीशन के अबाउट वो स्विंग कर रहा है. ये सपोज ओ है, ये ए है, ये बी है, तो वे ओ पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है. दैट्स व्हाई द चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन. ए स्विंग गोज फॉरवर्ड देन बैकवर्ड एंड कीप्स रिपीटिंग. द स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए सेंट्रल रेस्टिंग पॉइंट. जो सेंट्रल रेस्टिंग पॉइंट है उसकी टू एंड फ्रो मोशन करता है. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट देखो, स्प्रिंग विथ ए वेट. अब सपोज आप एक स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, देखो, ठीक है. अब ये नॉर्मल साइज का है स्प्रिंग, उसमें अगर हम एक वेट ऐड कर देंगे तो क्या होता है, वो स्प्रिंग जो है वो खींचा चला जाता है, राइट. जब खींचने के बाद वो वापस से अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. आने के बाद फिर से ये क्या करता है, ऊपर चले जाता है. वो स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस होने लगता है. फिर ये जो मोशन है, स्प्रिंग जो मास का मोशन है वो इस तरह से होने लगता है, राइट, अबाउट ए इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इसीलिए द स्प्रिंग जिससे एक मास अटैच है उसका मोशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन. देखो कैसे, इफ यू हैंग ए वेट ऑन ए स्प्रिंग एंड पुल इट डाउन, इट बाउंसेस अप एंड डाउन एंड द स्प्रिंग and the weight system keeps moving up and down around a central balance point. वो central balance point के about वो जो mass spring system है वो bounce करते रहता है. Now in all these examples something moves back and forth repeatedly around a central or resting position and that's what makes it oscillatory motion. ये बोल रहा है कि इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो बॉडी है या जो सिस्टम है वो एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. सो ये तो हो गया ऑसिलेटरी मोशन. अब देखो, पीरियोडिक मोशन भी वही है जो रिपीट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन भी वही है जो रिपीट हो रहा है. तो ये कंफ्यूजन से आ गया कि कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि पीरियोडिक मोशन कौन सा है और ऑसिलेटरी मोशन कौन सा है, ठीक है. तो उसका एक सबसे मतलब मेन पॉइंट है, ऑसिलेटरी मोशन में जो मोशन होता है इट इज ऑलवेज अबाउट ए सेंट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पोजिशन. वो पॉइंट या फिर वो पोजीशन के अबाउट ही वो मोशन होता है, ठीक है. बाकी पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इट माने जो भी मोशन हमारे आसपास आप देख रहे हो जो रिपीट करता है, रिपीट होता है विथ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, it is a type of motion where an object moves back and forth about a central point. Always remember that. Okay? और इस central point को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम. सो इसका एग्जाम्पल क्या है जो हमने बोला, इस स्विंग, झूला, एक पेंडुलम या फिर एक वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग. सो एक ऑसिलेटरी मोशन ऑलवेज रिपीट होता है, राइट. तो इसीलिए इट इज ऑलवेज पीरियोडिक. ओके, बट ऑलवेज पीरियोडिक सही है, बट जितने भी पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो ऑलवेज एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट तो नहीं होते. सो जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं इट इज नॉट ऑलवेज ऑसिलेटरी. ओके, बट जो ऑसिलेटरी मोशन है वो ऑलवेज पीरियोडिक
होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? दिस इज ए ब्रॉडर कैटेगरी. इट मीन्स एनी मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम. एक फिक्स टाइम के बाद जो भी मोशन है जो एक दूसरे को मैंने रिपीट होता है इन टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल देखो, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अब ये भी तो रिपीट ही हो रहा है ना, हर साल जो है वो अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक साल लगाया दूसरे साल बंद कर दिया, नहीं, तो चक्कर लगाते जाता है, हर साल लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है. इट इज रिपीटिंग, बट वो सेंट्रल पॉइंट के जो मोशन है वो सेंट्रल पॉइंट के अबाउट नहीं हो रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन इट इज ए पीरियोडिक मोशन. और एक क्या है, द टिकिंग ऑफ ए क्लॉक. जो आप देखोगे 1 घंटे में जो आवर हैंड है या मतलब जो मिनट हैंड है वो एक चक्कर लगा देता है, नेक्स्ट 1 आवर में वो और एक चक्कर लगा देता है. तो वो चक्कर लगा रहा है, मतलब जो मोशन हो रहा है उसका वो रिपीट हो रहा है, बट वो एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट इट इज ए पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट, एक स्विंग. अब ये जो स्विंग है ना, ये दोनों का है, मतलब ये पीरियोडिक भी है और ये ऑसिलेटरी मोशन भी है. सो देखो, दिस वन इज बोथ, ये दोनों है, पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी. सो पीरियोडिक मोशन जो है वो देखो, इट मे और मे नॉट बी बैक एंड फोर्थ. जो पीरियोडिक मोशन है ये तो सर्कुलर मोशन में आ जा रहा है ना, जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, टिकिंग ऑफ द क्लॉक, सर्कल हो रहा है, राइट. तो ये मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑलवेज रिपीट्स रेगुलरली, बट रिपीटेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी है. अगर रिपीट हो रहा है तभी वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा. नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है. ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी. ये क्या बोल रहे हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जितना भी पीरियोडिक मोशंस है वो ऑसिलेटरी हो. ठीक है, उसे हमने डिस्कस किया है. क्यों? क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक सेंटर पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट वो मोशन हो रहा है, बट पीरियोडिक मोशन के लिए वो नहीं चाहिए. नेक्स्ट है देखो, रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? सपोज आप एक रबर बैंड पकड़े हो, आप उसको पकड़ के खींचते हो. अब जब आप खींचते हो तो वो लंबा हो जाता है बट स्ट्रेच्ड हो जाता है. जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो तो वो डिफॉर्म होके अपना ओरिजिनल साइज पे आ जाता है. हमें ये मालूम है कि कोई भी बॉडी का जो साइज शेप चेंज करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है. अब उसको खींचने के लिए तो हम फोर्स लगा रहे हैं, बट जब हम छोड़ देते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, सो व्हाट इज ए रीस्टोरिंग फोर्स? A restoring force is a force that tries to bring something back to its original position. मतलब किसके बाद? after it has been deformed या फिर moved या फिर stretched. एक नॉर्मल फॉर्म है एक बॉडी का, उसकी जब हम उसको डिफॉर्म कर देते हैं, उसको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, सो इमेजिन यू पुल ए स्प्रिंग. ये मान लो ये एक स्प्रिंग है, करेक्ट. आप इसको पुल कर देते हो, जब पुल करते हो ना तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेच हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है. द स्प्रिंग वांट्स टू गो बैक टू द ओरिजिनल शेप. अब क्या वो इतना जब स्ट्रेच हो गया तो इतना तक थोड़ी रहेगा. जब हम उसको छोड़ देंगे वो क्या करेगा, चाहेगा कि वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाए. सो दैट पुल बैक फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स. अब जो फोर्स है जो इस पे लग रहा है, जो कि उसको अपना ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल फॉर्म पे लाने को चाहता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. नेक्स्ट, और एक एग्जांपल देखो, ए चाइल्ड ऑन ए स्प्रिंग. ऑफ कोर्स यहाँ पे तो देख लो, ये तो मीन पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, अब वो झूल रहा है, मतलब एक हाइट पे है. सपोज जब एक हाइट पे आ जाता है तो उसको ग्रेविटी पुल करती है. अब यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज
ग्रेविटी, वो क्या चाहती है, वापस से उसको सेंटर के पोजीशन पे लाने के लिए। तो यहाँ पे सपोज अगर ये मीन पोजीशन है तो वापस उस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि चाहता है कि वो रेस्ट पे आ जाए, जिसकी वजह से अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता तो अगर उस बच्चे वो झूल रहा है तो वो एक पोजीशन पे आके यहीं पे रुक जाता है, उसको पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है बोल के वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, राइट। सो ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग गोज अप, gravity pulls the child back towards the center, that is the lowest point. That pull towards the center is the restoring force. अब उसका एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बोलता है देखो, ए रीस्टोरिंग फोर्स इज ए फोर्स दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टेंड्स टू ब्रिंग ए सिस्टम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये ऑलवेज क्या होता है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, और ये हमेशा क्या चाहता है कि जो बॉडी है वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। यहाँ पे देखो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाला था, तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ये क्या चाहेगा, हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, देखो जब हम खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा कि ये जो बॉडी है ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ताकि ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। सेम इधर है, देखो ये बॉडी एक हाइट पे है तो ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगेगा, राइट। सो मैथमेटिकली हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग्स क्या बोलता है, देखो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यहाँ पे जो F है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, K is the spring constant and X is the displacement from the equilibrium position. अब यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस क्यों है, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके क्योंकि वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। सो F is the restoring force, K is the spring constant, X is displacement from equilibrium, and the negative sign means the force acts in the opposite direction of the displacement. Okay. So next is simple harmonic motion. ये नेचर का सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन होता है, सबसे सिंपल। कैसे हम बोलेंगे कि एक मोशन सिंपल हार्मोनिक है, उसको एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना पड़ता है, अगर वो मोशन वो रूल फॉलो कर रहा है तो अब हम उस मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इट इज ए बैक एंड फोर्थ मोशन और ऑसिलेशन, ऑफ कोर्स बैक एंड फोर्थ हो रहा है तो ऑसिलेशन हो गया, दैट इज वेरी स्मूथ, रेगुलर एंड फॉलोज ए रूल। अब वो रूल को फॉलो करता है। थिंक ऑफ इट एज नेचर्स मोस्ट परफेक्ट काइंड ऑफ स्विंगिंग और वाइब्रेटिंग। नेचर का सबसे परफेक्ट स्विंगिंग और वाइब्रेटिंग को जब हम देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्राइज टू रिटर्न टू इट्स सेंटर, उसका रूल क्या है, दिस आर द रूल्स। पहला रूल क्या है कि द ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने को चाहेगा। नेक्स्ट क्या है, द फोर्स पुलिंग इट बैक इज स्ट्रॉन्गर द फार्दर इट इज फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे जितना दूर हम डिस्प्लेस करेंगे जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ओके देखो क्या लिखा है, द फोर्स पुलिंग इट बैक मतलब रीस्टोरिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फार्दर इट इज फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से जितना दूर होगा जो फोर्स उसको पुल बैक करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक ए स्प्रिंग पुलिंग यू बैक हार्डर द मोर यू स्ट्रेच, मतलब आप जब एक स्प्रिंग को खींचते हो ना तो जितना ज्यादा आप जो खींचोगे आपको लगेगा कि उतना ही ज्यादा वो स्प्रिंग क्या है अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने को ट्राई कर रहा है, आपको वो जो फोर्स है ना वो फील होगा, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है एसएचएम का,
A simple harmonic motion is a type of periodic motion in which the restoring force acting on the object is directly proportional to its displacement. ये पहला कंडीशन है. सो ये क्या बोल रहे हैं, देखो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पहले तो एक पीरियोडिक मोशन होता है, फिर जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है यानी कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से. और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, सपोज ये उसका मीन पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से. एंड वो किसके तरफ होगा, इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. उसका स्टेटमेंट यही बताता है. ओके देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल क्या क्या है. पहला तो एक स्विंग है ना, ये तो था, ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, अब सिंपल हार्मोनिक भी है. क्यों, क्योंकि जो दो कंडीशन है उसके, पहला कि जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या, जो फोर्स है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ होगा. ये दोनों इसमें सेटिस्फाई होता है, दैट्स वाई जो स्विंग का मोशन है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट है ए मास हैंगिंग ऑन ए स्प्रिंग, इट पुल इट डाउन एंड इट बाउंसेस अप एंड डाउन स्मूथली. यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग पे जब हम एक मास लगा देते हैं, अब उसको हम पुल करके अगर छोड़ देंगे तो अप एंड डाउन बाउंस होने लगता है. किस पे, अपना इक्विलिब्रियम से मोशन करने लगता है अप एंड डाउन. अब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बराबर होता है, उससे प्रोपोर्शनल होता है. एंड जो फोर्स का डायरेक्शन रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन रहता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम. ओके सो नेक्स्ट इज पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक. सेम देखो ये पेंडुलम है ना, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. जब ये मूव करता है देन इट मूव्स लाइक दिस. जो फोर्स होता है इट डिपेंड्स ऑन द displacement from the equilibrium position and also it is towards the equilibrium position. मतलब वो फोर्स क्या चाहता है कि वो जो बॉब है, वो जो सिस्टम है वो ऑलवेज अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे. सो दीज आर द एग्जांपल्स. नाउ ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट. अब एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लेट्स सी. सो डेरिवेशन ऑफ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. So consider a body of mass m, okay, moving to and fro motion कर रहा है about a mean position that is O. O के अबाउट वो बॉडी मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यहाँ पे बॉडी बना देते हैं. सपोज ये उसका मीन पोजीशन है O और ये बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट दिस. So this is A and this is B. Let this be the displacement from the equilibrium position. And जो force है वो restoring force is towards the equilibrium position, right? So moving to and fro about a mean position O. So let F be the restoring force, नीचे लिख देते हैं, एंड x ले लेते हैं, x बी द डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, फ्रॉम द मीन पोजीशन और फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन.
ओके डन। अब हम क्या करेंगे देखो, सो फ्रॉम हुक्स लॉ okay, the restoring force F equals to minus k x। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, k is the spring constant। ये पे लिखते हैं where what is k, k is the spring constant। ठीक है, let this be equation 1। ओके, अब from न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। लेट दिस बी इक्वेशन 2। लेकिन बट ए की जो वैल्यू है दैट इज हमें मालूम है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये अगर हम इस इक्वेशन 2 पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 विल गिव क्या चीज, लिख दूं वहां पे F इक्वल्स टू m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में आप देख सकते हो F का ही तो वैल्यू है, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एंड एक्स। करेक्ट है, यहाँ पे f का वैल्यू माइनस के एक्स था, यहाँ पे f का वैल्यू m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर था, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। राइट, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को इधर रखते हैं, m को उधर ले जाओ, इट विल बी माइनस के बाई एम एंड एक्स। अगर हम इसको ले आए इधर तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये एक इक्वेशन बन गया एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसको और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना है। लेट यहाँ पे क्या करेंगे हम, k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। सो इक्वेशन, सपोज इसको इक्वेशन 4 दे दो, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन 5। राइट, सो ये जो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 है, बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन SHM। ओके, तो लिख लेते हैं इक्वेशन 4 एंड 5, नॉट एंड, और भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा आज जो भी पढ़ाई हुआ है, एंड एक SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम SHM के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।